गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति का कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या था। ये क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका है। मुझे लगता है कि आप सबको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अभी बीपीएससी वाले बैच में बेसिकली चल रहा है आपका हिस्ट्री। तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल नए नए बच्चे हैं, जिन्हें आंसर राइटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्या पहले लिखना होता है, क्या बाद में लिखना होता है, बेसिकली क्लास उनके लिए है। लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से लिख लिया है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपका। चलिए खैर, तो क्वेश्चन था हमारा 1857 की क्रांति के कारण और उसका प्रभाव। आज हम लोग क्या करेंगे, इस आंसर वाले सेक्शन में सबसे पहले हम लोग 1857 की क्रांति के कारण के बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले कुछ और चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पहले यहाँ समझ लो। पहली बात तो यह है कि अब 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे, वो भले बीपीएससी है, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, मुझे लगता है कि दो टाइप के क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाएंगे। सबसे पहला, जो भी इसका स्वरूप के बारे में हम लोग प्रीलिम्स में बात किया करते थे कि टी.आर. होम्स ने क्या कहा, डिजरायली ने क्या बोला, अशोक मेहता ने क्या बोला, इस तरह के जो स्वरूप को लेकर वन लाइनर जो स्टेटमेंट आपके हैं, मुझे लगता है कि अब उस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाएंगे। और दूसरा क्या है कि बीपीएससी में एक नया ट्रेंड आपका आ गया है 7 या 8 अंकों में आंसर लिखने का। और मैंने आपको समझाया था कि 7 और 8 अंकों के प्रश्न को मैक्सिमम हम लोग 80 से 90 वर्ड में लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जहाँ पर हमको 80 से 90 वर्ड लिखना है, और यदि हम लोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस के बारे में बात करते हैं, अब वहाँ भी शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिन्हें 125 शब्दों में लिखने हैं। तो जब क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे तो ऐसे कंडीशन में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पूछे जाने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, यदि 1857 की क्रांति के कारण के बारे में पूछना भी रहेगा, तो मुझे लगता है कि कोई एक सेक्शन लेकर उसके पूछेंगे। जैसे 1857 की क्रांति का सैनिक कारण क्या था, 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था। मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अब इसमें करना आपको यह है कि जो भी आपके 1857 की क्रांति के कारण हैं, हम उम्मीद करते हैं लगभग सारे कारणों को आप 100 शब्द में बहुत अच्छे से समझ लेंगे, लिख लेंगे, उसको याद कर लेंगे, ताकि यदि क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है तो फिर हम लॉन्ग में भी कर सकें, और यदि क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है तो हम उसको शॉर्ट में भी कर सकें। तो दोनों तरीके से तैयार रहिएगा। अपनी बात को फिर हम पुनः समझाते हैं कि अब 1857 से जो क्रांति से जो क्वेश्चन आएंगे उसके कारण के बारे में, 1857 की क्रांति से जो क्वेश्चन आपके आएंगे, सबसे पहला जो मतलब लगता है इम्पॉर्टेंट आपका है, संभावना बनता है, वह है उसके स्वरूप को लेकर, जो वन लाइन का स्टेटमेंट होता है। और जो दूसरा आपका होता है कि जो कारण आपके हैं उसका कोई एक सेक्शन लेकर। जब हम बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में, तो हो सकता है उसका प्रभाव भी कोई एक सेक्शन लेकर यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इन दोनों बातों पर थोड़ा सा गौर करिएगा। एक और चीज़ ध्यान देना, जब हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान देना प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्रेफरेंस के आंसर लिखोगे तो फिर बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे, और हो सकता है कि एग्जामिनर आपका पूरा कॉपी भी चेक न करे। जैसे मान लो हम बात करते हैं केरला के बारे में, केरला को बहुत सारी चीज़ों की वजह से जाना जाता है। केरला से क्या होता है कि अरबियन कंट्री में बहुत सारा माइग्रेशन होता है। जब माइग्रेशन होता है तो बहुत सारा वहाँ से विदेशी मुद्रा भी केरला में आता है। नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, इसका मतलब नारियल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। मसालों के लिए बहुत फेमस है, आपको पता ही है इस बारे में। और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर समुद्री बीच भी हैं, बहुत सारे आपके वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि केरला को हम लोग सबसे पहले किस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो रीजन आपका होगा वो होगा आपका लिटरेसी के मामले में, साक्षरता के मामले में। और मुझे याद आता है कि कम से कम जब हम लोग भी बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो हम लोग उसी समय से बात करते थे कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ 100% लिटरेसी है, तो हम लोग केरला के बारे में बात करते थे, उस समय पढ़ा करते थे। तो यदि मान लो केरला के बारे में आपने सब लिख दिया, लिटरेसी वाला पॉइंट नहीं लिखा या लिटरेसी वाला पॉइंट सबसे लास्ट में लिखा, तो फिर ध्यान देना उस आंसर का कोई मतलब आपका यहाँ पर नहीं रह जाता है। तो जब हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में, तो यहाँ भी ध्यान देना हमको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की जो शुरुआत आपका है, हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपका ये हो सकता है कि सीधा सीधा इसके जो कारण आपके होते हैं उन कारणों को हम लिखते जाएं यहाँ पे, और दूसरा आपका तो लिखते जाएं और साथ में लास्ट में चलकर हम लोग इसके तात्कालिक कारण के बारे में बताएं।
लेकिन मैंने बोला था कि सब लोग इसी तरीके से लिखते हैं। 100% जो लोग होते हैं, जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारण के बारे में, तो लिखने का तरीका लगभग सबका ऐसा ही होता है, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा इसको अलग तरीके से लिखा जाए। जैसे कि जो तात्कालिक कारण हैं, कहानी हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं, और फिर जो अन्य कारण हैं, सबसे लास्ट में हम लोग उसके बाद आते हैं। तो जब 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो शुरुआत हम लोग करेंगे आपका इसके तात्कालिक कारणों से शुरू करेंगे, कि बेसिकली क्या होता है कि आपका हाँ, सबसे पहले आपका यहाँ पर जब हम लोग तात्कालिक कारण के बारे में बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि बंगाल में सबसे पहले एक रेजिमेंट में जो चर्बी वाला कारतूस है, इसके बारे में एक धारणा बननी शुरू होती है। बेसिकली उसके पहले आपका वहाँ पर जो आपका तो बेसिकली वहाँ पर हुआ यह था कि ब्राउन बेस राइफ़ल के स्थान पर वहाँ पर इनफील्ड राइफ़ल के इस्तेमाल करने की बात की गई थी। और जब वहाँ पर इनफील्ड राइफ़ल के इस्तेमाल करने की बात हुई, तो जो कारतूस में चर्बी के बारे में बात हुई, तो यह अफ़वाह फैल गया कि जो चर्बी आपका है, उसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी का प्रयोग हुआ है। और जैसे ही बात वहाँ पर फैलती है, उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है कि वहाँ पर घटनाक्रम तेज़ी से विकसित होता है और पूरा का पूरा माहौल वहाँ पर अशांत होना शुरू हो जाता है। जब हम बात करते हैं आपका सिलसिलेवार तरीके से, तो 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास ही या बंगाल में ही आपका है बैरकपुर छावनी, जहाँ मंगल पांडे ने इस कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और फिर बाद में चलकर इसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। हालांकि ये फैक्चुअल आपका स्टेटमेंट है, फैक्चुअल आपका पॉइंट है कि इन्होंने वहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दिया था, ग्यूसन और गव को। ये अलग मामला आपका है। लेकिन जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल को जब फांसी दे दिया गया था, तो उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में एक छावनी में स्थित एक सैन्य टुकड़ी थी, इसने भी कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। और फिर बाद में क्या होता है कि जो मेरठ के विद्रोही थे, यह 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद क्या होता है कि विद्रोह पूरे उत्तर भारत में क्रमिक रूप से धीरे करके फैलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि क्या सिर्फ एक राइफल के बदलने से, या क्या सिर्फ चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को लेकर कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, इसके आधार पर क्या इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है? तो अभी सी बात है, इसका कारण आपका नहीं, कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत पहले के कई वर्षों के बहुत सारा जनता के बीच में, प्रजा के बीच में, पब्लिक के बीच में जो असंतोष आपका है, कहीं न कहीं उस असंतोष के कारण उनके मन में पहले से बहुत ज़्यादा रोष था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। और जैसे ही मौका मिलता है, इस मौके ने माचिस का कार्य किया। तो जब हम बात करते हैं कि इस घटना के पीछे कौन-कौन से सृजनात्मक कारण हैं, या कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जिन्होंने इनके मन में बहुत ज़्यादा रोष की भावना डाली, तो जब उन कारणों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला कारण यहाँ पर आएगा राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, जो बिगनर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जब 1857 की क्रांति के बारे में लिखते हैं, कारण के बारे में लिखते हैं, तो जो भी उनको पॉइंट दिमाग में आता है, वही पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे हो सकता है कि पहला पॉइंट उन्होंने लिखा हो आर्थिक कारण, हो सकता है कि पहला कारण लिखा हो सैन्य कारण, हो सकता है कि उन्होंने पहला कारण लिखा हो सामाजिक और धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण। लेकिन यह लिखने का तरीका बेटा उचित नहीं होता है। जब हम बात करते हैं कि पहला कारण क्या हो सकता है, तो आप सबको पता है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। सन 1608 में वो लोग आते हैं भारत में, और 1757 तक इन्होंने बहुत अच्छे से व्यापार किया। 1757 और 1757 के प्लासी का युद्ध, 1764 के बक्सर का युद्ध, और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद इन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। और जैसे ही बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया, उसके बाद से क्रमिक रूप से इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत के अनेक राज्यों को इन्होंने जीतना शुरू कर दिया। जीतने का जो तरीका होता था, नीति अनीति कोई भी तरीका आपका हो सकता था।
तो सबसे पहले लोग भारत में आकर इन्होंने क्या किया कि राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में, तो नो डाउट अनिवार्य रूप से जो पहला कारण हमारा होगा, ये होगा राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। जब हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों के बारे में बात करते हैं तो इसके बहुत सारे सेगमेंट हैं, लेकिन दो ऐसा सेगमेंट है उसको लिखना मत छोड़ना आप लोग। सबसे पहले वेलेली की सहायक संधि और दूसरा आपका डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत का सिद्धांत। जब हम बात करते हैं इसके राजनीतिक कारण के बारे में तो कुछ भी लिखना न लिखना वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों पॉइंट को आप छोड़ नहीं सकते हो। और हम बात करेंगे कि जैसे इन्होंने बंगाल को विजिट किया, उसके बाद अवध के साथ इन्होंने सहायक संधि किया था 1765 में, और फिर बाद में चलकर कार्नवालिस भी आता है, साम्राज्य का विस्तार करता है। और उसी क्रम में जब एक तरफ अंग्रेजों के हाथ से अमेरिका जब अलग हो जाता है, अमेरिका ने जब अंग्रेजों से अपने आप को अलग कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भारत को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया। और उसी सिलसिले में सन 1798 में जब वेलेली भारत में आता है, तो उस कंडीशन में उसने क्या किया, यहाँ पर एक सहायक संधि का नीति का पालन करना शुरू कर दिया। सहायक संधि की जब हम लोग बारे में बात करते हैं तो उसके कारण के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी प्रक्रिया के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो उसके द्वारा 2, 4, 5, 6 राज्य जिनको सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने अधीन किया हुआ था, उसको आप यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में लिख देना। इसका हमने कोड बताया था आपको, HMTAPBS। यस का मतलब होता है हैदराबाद, एम का मतलब होता है मैसूर, टी का मतलब होता है तंजौर, ए का मतलब होता है अवध, पी का मतलब होता है पेशवा। तो कुल मिलाकर जो मैंने आपको कोड बताया था HMTAPBS का, उन राज्यों का उल्लेख और साथ में उनके वर्ष का उल्लेख भी ब्रैकेट में आप कर सकते हो। दूसरा जो बड़ा सेगमेंट आपका आता है, जब 1813 में आपका चार्टर एक्ट आता है, और उसके बाद जब व्यापारिक एकाधिकार को लगभग जब समाप्त कर दिया गया था, तो उसके बाद डलहौजी भारत में आता है। और डलहौजी का पूरा ही उद्देश्य था किसी भी तरीके से जल्दी से जल्दी, किसी भी तरीके से, किसी भी नीति के माध्यम से हमें पूरे भारत को अपने अधीन करना है। और इस कंडीशन में उसने क्या किया कि व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा अनेक राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया। किन किन राज्यों को उसने अपने अधीन किया हुआ था उसका हमने आपको कोड बताया हुआ है। कोड आपका है स जय स ब उ झाना। स से क्या हो जाएगा सतारा, जय से हो जाएगा जैतपुर, स से हो जाएगा संभलपुर, ब से हो जाएगा बघात, और उ से हो जाएगा उदयपुर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी 5-6 राज्यों का उल्लेख कर दीजिएगा। ये 2 कारण आपका हो गया राजनीतिक कारणों में। सबसे पहला आपका हो गया सहायक संधि, दूसरा हो गया व्यक्तिगत का सिद्धांत। तीसरा पॉइंट हम नोट करेंगे कि अंग्रेजों ने उसी समय अनेक राजाओं की जो उपाधियां हैं, नवाब जो थे उनकी उपाधियों को छीन लिया था। एग्जाम्पल के लिए तंजौर और कर्नाटक। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि नाना साहब का जो पेंशन था, उस पेंशन को भी इन्होंने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। और तो और 1856 में जो अवध था, ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा मित्र था, सबसे बड़ा शुभचिंतक था। इन्होंने अवध को भी कुशासन के आरोप में, जबकि शासन वहाँ बहुत अच्छा चल रहा था, इन्होंने कुशासन के आरोप में अवध को भी अपने अपने इन्होंने राज्य में शामिल कर लिया। और उसके बाद से ध्यान देना, जो जनता का जो आपका वो था गुस्सा था, जो रोष था, ये बहुत ही आपका ऊपर पहुंच गया। और फिर बाद में ध्यान देना, जो हमारे मुगल शासक थे उस समय, बहादुर शाह द्वितीय, इनके साथ भी अंग्रेजों ने बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया हुआ था। और आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने क्या किया कि जो आपका लाल किला था खाली करा दिया था और इनसे बोला था कि आप जाकर कुतुब मीनार में रहिए। जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, तो उस समय मुगलों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि यहाँ पे मुगलों के प्रति भारतीय जनता में उनका सम्मान बहुत ज़्यादा था। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है बाबर के द्वारा हुआ, और हुमायूं के टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अकबर ने उसको बहुत बुलंदी पर पहुंचा दिया था। आप सबको पता है कि अकबर का जो जन्म होता है 1542 में, 56 में शासक बनता है और 1605 में मर जाता है। लेकिन अकबर ने 1556 से लेकर 1605 के बीच में पूरे भारत के लोगों के दिलों में मुगल साम्राज्य के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह और सम्मान की भावना पैदा कर दिया था। और यही वजह है कि सन 1605 में और 1605 में अकबर के मरने के बाद 250 साल बाद 1857 में
जब ये होता है कि इस क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा, तो सब लोगों ने बोला कि इस क्रांति का नेतृत्व कोई भी करे, बस एक कंडीशन है, वह व्यक्ति आपका मुगल वंश से होना चाहिए। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और मामला होता है 1857 का। लगभग 250 साल बाद भी यदि किसी को सबसे ज़्यादा जिस इंसान पर विश्वास था या सबसे ज़्यादा जिस वंश पर विश्वास था, वो था मुगल वंश। यह कहीं न कहीं अकबर के करिश्माई व्यक्तित्व का प्रभाव था। तो कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं बहादुर शाह जफर को, और जब उनको लाल किला खाली कराकर जब भेजा गया कुतुब मीनार, तो कहीं न कहीं जो भारतीय जनमानस है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है कि आहत होते हैं। तो ये रहा आपका राजनीतिक कारण, क्योंकि शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा कारण हम लोग यहाँ पर और नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इतिहास लेखन में बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी हम लोग कोई बात करते हैं तो उसके साथ में आपको फैक्ट जरूर लिखना होगा। फैक्ट के द्वारा क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी पुष्टि हो जाती है। यदि आप फैक्ट नहीं लिखते हैं तो आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यदि हम बात करते हैं इसके प्रशासनिक कारण के बारे में, तो महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब हम प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ भारतीय भी रहा करते थे, अंग्रेज भी रहा करते थे, और भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा आपका भेदभाव किया जाता था। जैसे भारतीयों को पता था कि कोई भी भारतीय सुविधा से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाता था, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि यही आपके राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हैं। इतना सफिशिएंट है आपको लिखने के लिए। जब हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा कारण प्रेफरेंस के अनुसार हमारे इम्पॉर्टेंट होगा, तो नो डाउट दूसरा जो कारण हमारा होगा ये आर्थिक कारण होगा। लेकिन उसके पहले आप एक ध्यान देना, जब हमने इस आंसर की शुरुआत किया था तो मैंने बोला था कि सबसे पहले तात्कालिक कारण के बारे में, और मैंने बताया था कि सिर्फ चर्बी वाले कारतूस की वजह से इतना बड़ा कांड, इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती है। इसका मतलब कहीं न कहीं इसके और भी जो कारण मतलब वर्षों से विद्यमान हैं, और उन वर्षों से विद्यमान कारणों के बारे में जो मैंने कारण बताया वो था राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। सवाल इसका है कि क्या सिर्फ राज्यों को जीतने से क्या इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है? तो इसका कारण है नहीं, सिर्फ राज्यों को जीतने से इतना बड़ा विद्रोह नहीं हो सकता है। यदि हम लोग भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो भारत में यवन आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, मुस्लिम आए, तुर्क आए, मुगल आए, अफगान आए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, और कहीं ना कहीं वो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय राज्य के आपका सहयोगी बन गए। यहाँ के संस्कृति में बहुत अच्छे से वो घुल मिल गए थे। फिर कभी कोई आगे चलकर विवाद आपका नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह था कि अंग्रेज आकर यहाँ पर भारतीयों के साथ घुले मिले नहीं, बल्कि भारत को इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। और महत्वपूर्ण बात आपका यह कि राजनीतिक यदि सिर्फ कारण के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके बाद भी विद्रोह नहीं हुआ होता, लेकिन एक इंसान के साथ जो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि कोई भी इंसान भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अंग्रेज़ों ने ऐसी पॉलिसी लाया था कि इन्होंने पूरे भारतीय जो हमारा उद्योग जगत था, एग्रीकल्चर को इन्होंने कमर्शलाइज करके पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया था। जो हमारे कुटीर उद्योग थे पूरी तरह समाप्त हो गए थे। तो जब हम लोग कारणों के बारे में बात करते हैं तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण होता है ये होता है आर्थिक कारण। वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो जितना भी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, उसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख देंगे कि अंग्रेज़ों ने जब अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट जब यहाँ पर शुरू किया हुआ था, तो बच्चों आपको ये चीज़ जानना चाहिए था कि अंग्रेज़ों के पहले जब हम बात करते हैं प्राचीन काल या मध्यकाल में, तो जो फसलों के ऊपर जो लगान लगाई जाती थी वो सिर्फ फसल के ऊपर लगान लगाई जाती थी। जितना फसल होगा उसका हमें हिस्सा दे देना है। और जो हिस्सा भी रहा करता था वो रहा करता था 1/6, 1/5, 1/4 या बहुत ज़्यादा होता था तो 1/3। पूरे भारतीय इतिहास में 2 ही शासक ऐसे आए हुए हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, कि जिनके समय में सबसे ज़्यादा लगान 50% या 1/2 लिया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने तो यार हद कर दिया था। पहली बात इन्होंने बोला कि हमको फसल पर लगान नहीं चाहिए, हमको भूमि पर लगान हर साल चाहिए। यदि फसल पैदा हो तो भी ठीक है, पैदा न हो तो भी ठीक है, हमको हर हाल में लगान चाहिए। और लगान की जो राशि है करीब इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया था, 66% या 70% तक कर दिया था। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी साल बाढ़ या सूखा आ गया, फसल नहीं हुआ,
फिर भी आपको लगान देना है। सवाल इसका है कि लगान कहाँ से दीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने बोला कि आप अपने ज़मीन का एक टुकड़ा जमींदारों को, साहूकारों को गिरवी रख दीजिए। एक आंकड़ा मिलता है कि सन 1800 के आसपास 90% जो लोग थे उनके पास खुद का ज़मीन रहा करता था, और 10% लोग आकर इन्हीं यहाँ खेती किया करते थे जिनके पास ज़मीन नहीं था। और सब लोग बहुत ही खुशहाली के साथ रहा करते थे, रोटी दाल अपना आराम से खाया करते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ करता था। आपको पता होना चाहिए ना कि कोरोना काल में भी जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ग्रामीण आपका, इसी से हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ा। लेकिन जब हम बात करते हैं सन 1900 के आसपास, तो माना जाता है कि 20% लोगों के पास पूरे देश की 80% ज़मीन उपलब्ध थी। इसका मतलब कि जो 80% लोगों की जो ज़मीन थी, ये 20% लोगों के पास में आ गई थी। बताओ 100 साल में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। जिन 80% लोगों की ज़मीनें चली गई 20% लोगों के पास, तो कहीं न कहीं जो 80% लोग थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कहीं न कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा आपका रोष था। ये रहा आपका एग्रीकल्चर संबंधी कारण। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत से जो सामान इंग्लैंड को निर्यात हुआ करता था, उस पर कुछ वस्त्रों पे 27%, कुछ सामान पर 71% और कुछ सामान पर जैसे रेशमी कपड़े पर 90% तक का टैक्स लगा दिया जाता था, ताकि भारतीय सामान इंग्लैंड में, यूरोप के मंडियों में, बाज़ारों में इतना महंगा हो जाए ताकि कोई खरीद ना पाए। और यदि कोई वहाँ पर नहीं खरीदेगा तो ऐसे कंडीशन में भारत से जाना भी बंद हो जाएगा, और जब भारत से जाना ही बंद हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो जितने भी उद्योग धंधे हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि इंग्लैंड से वहाँ के औद्योगिक क्रांति के बाद जो विनिर्मित सामान आया करता था, उस पर भारत में जो टैक्स लगाया जाता था मात्र 2% या 3.5%। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो भारत की जो कुटीर उद्योग आपका है, हस्तशिल्प उद्योग है, ये पूरी तरह से क्या हो गया कि आपका चौपट हो गया। और रही सही कसर, अंग्रेजों ने क्या किया, जो कृषि का वाणिज्यीकरण था, कमर्शलाइजेशन था, उसको करके इन्होंने कर दिया। आप सबको पता है कि पहले भारत में हर इंसान चावल, दाल, गेहूँ वगैरह उपजाया किया करता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। यदि 1 साल 2 साल अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो भी दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब कमर्शलाइज फसलें जब उगाना शुरू कर दिया, जैसे कपास, जैसे नील, जैसे जूट, जैसे गन्ना, तो महत्वपूर्ण बात आपका ये है कि जब अकाल पड़ता था तो पैसा रहा करते थे, लेकिन खाने के लिए इनके पास खाद्यान्न नहीं रहा करता था। तो इन सब का संयुक्त जो प्रयास आपका होता है, ये भी एक कारण बनता है 1857 की क्रांति का, और मुझे लगता है कि सबसे मेन कारण आपका होता है। तो पहला हो गया राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, और दूसरा यहाँ पर हो जाता है आर्थिक कारण, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण आपका होता है सामाजिक और धार्मिक कारण। हर इंसान की अपनी आस्था होती है, और जब कोई इनकी आस्था पर चोट पहुँचाता है तो फिर कहीं न कहीं क्या होता है कि लोग बिल्कुल भड़क जाते लोग बिल्कुल भड़क जाते हैं। अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो पहली बात होता है कि हमेशा ही रंग भेद की भावना से वो बात क्या करते थे कि हम लोग गोरे हैं, और जितना भी एशिया महाद्वीप में लोग हैं ये सब लोग काले हैं। यह लोग भारतीयों को बहुत ही हेय दृष्टि देखा करते थे और हिंदुओं को बर्बर कहा करते थे, जबकि मुसलमानों को कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान समझा करते थे। महत्वपूर्ण बात आपका है कि जब लोग भारत में आते हैं तो सती प्रथा का विरोध किया, नर बलि का दमन किया, कन्या वध का इन्होंने विरोध किया, दास प्रथा का इन्होंने विरोध किया, बाल विवाह अधिनियम लाए, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह का, अंतर जाति विवाह का समर्थन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया भारत के संदर्भ में, तो सवाल इसका अच्छा या बुरा का नहीं होता है। यदि कोई चीज़ कई सदियों से हमारे यहाँ चला आ रहा है, और यदि पूरी तरह हम चाहते हैं कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाना, तो कहीं न कहीं कई दशक लग जाते हैं उन चीज़ों को पहले लोगों के समझाने में। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पब्लिक को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए कि आधुनिक भारत में यह चीज़ें उचित नहीं होती हैं। जो भी कार्य किया इन्होंने अचानक से कार्य किया, और जब अचानक से कार्य किया तो भारतीय समझ नहीं पाए, और कहीं न कहीं भारतीयों के मन में इनके प्रति निराशा की भावना पैदा होने लगी। अगली बात आपका यह है कि जो 1813 का चार्टर एक्ट आया हुआ था, उस 1813 के चार्टर एक्ट में जो ईसाई मिशनरियाँ थीं उनको भारत आने का अधिकार मिल गया था।
इसके बहुत सारे यहाँ पर पादरी भारत में आते हैं और वक्त के साथ इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करते गए। और इसके बारे में एग्जाम्पल भी मिलता है। एक सज्जन आपका है मेजिलस करके। मेजिलस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण दिया हुआ था और इन्होंने कहा था कि परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसाई धर्म की पताका फहराया जाने लगा। और इसी तरह का एक स्टेटमेंट एक और सज्जन ने दिया, अंग्रेज ने दिया। उनका नाम था मेजर एडवर्ड। इन्होंने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य उस देश को ईसाई बनाना था। जब इस तरह की बातें जब आती हैं तो कहीं न कहीं लोगों के मन में गुस्सा होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये रहा आपका सामाजिक और धार्मिक कारण होता है। जब हम लोग बात करते हैं सैन्य कारण के बारे में, तो पहली बात तो आपका यह है कि यहाँ पर 1857 की क्रांति से पहले जो भारतीय यूरोपीय जो सैनिक रहा करते थे उनका जो अनुपात था वो 5:1 रहा करता था। हालांकि बाद में चलकर 5:2 या 5:3 कर दिया गया था। लेकिन 5:1 जब अनुपात था, इसका मतलब 5 भारतीय में 1 अंग्रेज रहा करते थे। भारतीय चाहे कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी अच्छे से काम कर लें, उनका प्रमोशन नहीं हुआ करता था, उनकी सैलरी भी बहुत कम दी जाती थी। तो कहीं न कहीं भारतीय जो सैनिक थे उनके मन में भी क्या होता है कि अविश्वास बढ़ता चला गया। और इसके अलावा क्या था कि जब अंग्रेज़ों ने 1856 में अवध को जब इन्होंने कुशासन के आरोप में जब अपने अंदर शामिल कर लिया, तो सैनिक जो थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हुआ। और उसका रीज़न यह था कि 1857 की क्रांति के समय जो भी आपके सैनिक थे, अधिकांश जो सैनिक थे आपके, वो अवध वाले क्षेत्र से ही थे। जब सैनिक अवध वाले क्षेत्र से ही थे और जब अवध को ही जब मिला लिया गया था कुशासन के आरोप में, तो पूरा अवध क्या होता है और साथ साथ पूरी सैन्य व्यवस्था हमारी जल उठी थी। इसके अलावा 1856 में केनिंग ने एक आपका सामान्य सेना भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेकर आए हुए थे, जहां पर कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी भारतीय को हम लोग समुद्र पार भेज सकते हैं। और आप सबको पता है कि जब हम लोग बात करते हैं प्राचीन काल में वेदों में साफ साफ लिखा है किसी व्यक्ति का समुद्र पार जाना, इसका मतलब होता है कि उसने अपना धर्म को भ्रष्ट कर लिया है। जब किसी समाज में, जब किसी मोहल्ले में लोग पता चलता था कि अमुक व्यक्ति समुद्र पार गया हुआ है, तो उसको वापस लौटने पर उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। और यही वजह था कि कोई भी व्यक्ति समुद्र पार जाने से हिचकता था, वो जाना नहीं चाहता था। इसके अलावा भी अनेक छोटे छोटे कारण होते हैं सैन्य कारणों में। जैसे 1806 में क्या हुआ था कि बेल्लोर में माथे पर तिलक लगाने, दाढ़ी रखने और पगड़ी बांधने को लेकर एक आपका मामला हुआ था। अंग्रेजों ने इन सब चीज़ का क्या हुआ था कि विरोध कर दिया था। 1824 में बैरकपुर में एक छावनी से कहा गया था कि आप समुद्र होकर म्यांमार जाइए। उन्होंने मना कर दिया और सभी विद्रोही सिपाहियों को फांसी दे दिया गया था। इसके बाद 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ था। सैनिकों को जितना भी आपका निःशुल्क डाक सुविधा दिया जाता था, उस सारी सुविधा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। कुल मिलाकर हम लोग समग्रता के साथ ये बात कर सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में बात करते हैं, तो क्रांति के कारणों में कोई एक कारण आपका महत्वपूर्ण आपका नहीं है। सिर्फ किसी एक कारण की वजह से इतनी बड़ी क्रांति नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे जो कारण होते हैं जब समग्रता से जब मिलते हैं, तो फिर क्या होता है कि लोगों का जो रोष होता है बिल्कुल चरम तक पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही आपका एनफील्ड राइफल का मामला आता है, या जैसे ही चर्बी वाले कारतूस का मामला आता है, या फिर क्रांति आपकी भड़क उठती है। तो मुझे लगता है कि 1857 की क्रांति का कारण आपका रहा। और थोड़ा सा ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, जिसके प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे शाम को इसके प्रभाव के बारे में भी आपको वीडियो बना कर दें। थैंक यू।